स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी प्रधान शिक्षक क्लासेस में। और आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमारे यूनिट फर्स्ट के ऊपर 3 क्लासेस आ चुके हैं और पहले दूसरे तीसरे 3 पार्ट में यूनिट फर्स्ट के ऊपर क्लासेस आए हैं। आप लोगों ने इसे देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो वॉच कर लेंगे। और आज के इस क्लास में चलिए शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड को। और सबसे पहले चीज़ों को समझ लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले समझ लेंगे कि दूसरे इकाई में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस हमारा क्या है। तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, इसमें सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आएंगी उसको पढ़ना। तो इसमें 2 चैप्टर जो है वो सामाजिक दर्शन और शिक्षा वाला, उसको आप पढ़ेंगे। गिजुभाई बधेका का दिवा स्वप्न है, और दिवा स्वप्न एक छोटी सी किताब है, लगभग 90 से 95 पन्नों की किताब है, तो आप इसे पूरा पढ़ जाएं। मैं इन सारी किताब को अवेलेबल करवा रहा हूं। आपको किताब लेने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए मेथड को फॉलो करना है। आपको सारी किताब पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तीसरी जो किताब है वो है रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन, और एक किताब नहीं है बल्कि इनका आलेख है, और इनके शिक्षा दर्शन में क्या चीज़ें रेखांकित हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ना है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद मारिया मोंटेसरी की एक किताब है ग्रहणशील मन, और ग्रहणशील मन से विकास के क्रम एक अध्याय है, और इस अध्याय से कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रहणशील मन, ये सारे पुस्तक हम अवेलेबल कराते हैं। अगला है ज्योतिबा फुले से सवाल रहेंगे आपको। ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को 1882 में एक बयान दिया था, और उसमें शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रेखांकित करते हुए इन्होंने चीज़ों को रखा था। तो उसी के संदर्भ में चीज़ें हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक आलेख से सवाल पूछे जाएंगे, और बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया था, तो उसी से सवाल रहेंगे। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए जे कृष्णमूर्ति ने जो कहा है शिक्षा के संबंध में, उन सारी चीज़ों को लेकर के सवाल रहेंगे। और जॉन डीवी, जो कि एक बहुत ही जाने माने नवीन प्रवर्तक इनको कह सकते हैं, शिक्षा में नवीन प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है, और इनकी किताब है शिक्षा और लोकतंत्र, और उस किताब से एक चैप्टर लिया गया है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा। इस शीर्षक लेख से कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे जिसमें शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित किया गया है। तो इसकी व्यापक समझ के लिए आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर के F1 से इकाई 4 को पढ़ना है। साथ ही इन सारे जो भी अभी हम लोगों ने देखा, इनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं या इनके जो लेख हैं, आप उसको पढ़ेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो अब आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने रहा ये, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक को जब आप लोग देखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन में ही ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बुक को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। बुक को पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जवाब देंगे कि हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी। 1905, 1909, 1930, 1942, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर दूसरा है, 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। और हिंद स्वराज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अब आइए देख लेते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैंने उनको निकाल करके नोट डाउन कर दिया है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेगा। तो देखिए यहाँ पे हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी रचना इन्होंने 1909 ईस्वी में की थी। इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के क्रम में जहाज़ के ऊपर ही की थी, और उस जहाज़ का नाम था किल्डोनन कैसल। तो टफ से टफ सवाल अगर बीपीएससी तैयार कर सकता है तो वो ये तैयार कर सकता है। और इन सारे तथ्यों को आप यहाँ पे देखेंगे हमारे क्लासेस में। क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए आगे भी इसी तरह से क्लासेस लेकर के आते रहें। तो इस जहाज़ का नाम था किल्डोनन कैसल, जिसके ऊपर गांधी जी ने इस किताब की रचना की थी। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो क्राइटेरिया बनाए गए थे उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती थी यह किताब, इसलिए इसे बैन कर दिया गया था। हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी, यानी कि महात्मा गांधी ने
अपनी मूल भाषा गुजराती में ही इस किताब को लिखा था। बाद में उन्होंने इसका खुद ही अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। अमेरिका में यह किताब सरमन ऑन द सी के नाम से प्रकाशित की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अमृतलाल ठाकुरदास नानावटी ने किया था। चलिए, तो हिंद स्वराज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आ सकते थे वो सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अब बढ़िए दूसरे सवाल की ओर। यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्मबल को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह कथन किस किताब के बारे में कहा गया है? ऑप्शंस हैं ग्रहणशील मन, हिंद स्वराज, सत्यार्थ प्रकाश और दिवा स्वप्न। तो इसमें सबसे सटीक, सबसे सही आंसर जो है वो है हिंद स्वराज। ऑब्वियसली हम लोग हिंद स्वराज की चर्चा कर रहे हैं, महात्मा गांधी की किताब की चर्चा कर रहे हैं। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो शुरुआती इंट्रोडक्शन पेज के ऊपर ही यह लाइन लिखी हुई है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सी पुस्तक संवाद के रूप में लिखी गई है? संवाद यानी बातचीत के रूप में लिखी गई है, जहां दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, उस फॉर्मेट में इस किताब को लिखा गया। वो किताब कौन है? ग्रहणशील मन, हिंद स्वराज, सत्यार्थ प्रकाश, दिवा स्वप्न। तो इसमें भी सही ऑप्शन हिंद स्वराज ही है। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने पाठक और संपादक के संवाद के रूप में की थी। सवाल की ओर अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? ऑप्शंस हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था, उन्होंने शिक्षा के साथ साथ काम पर भी बल दिया, यानी कि कर्म आधारित शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। और उनकी शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा हमारे बिहार के अंदर भी बहुत सारे बुनियादी विद्यालय स्थापित हैं उनके सिद्धांत के ऊपर आधारित। तो बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा काम की होनी चाहिए, शिक्षा के सहारे मनुष्य काम करना सीखे। और बुनियादी विद्यालय की स्थापना गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। और आपको एक सवाल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि अभी आपको बताना है कि बिहार के अंदर कितने बुनियादी विद्यालय हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि बिहार में कितने बुनियादी विद्यालय हैं। चलिए इसका आंसर भी बता देता हूँ। बिहार में कुल 391 बुनियादी विद्यालय हैं। क्या मैं सही हूँ? आप हमें ऑप्शन में ज़रूर बताएं। यदि मैं गलत हूँ तो हमें करेक्ट भी करें, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैं इसी तरह से चीज़ों को ढूंढ करके इकट्ठा करके आपके लिए सारी चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। चलिए अब अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर के ऊपर ही आधारित है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अब देखिए इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट निकल करके आएंगे अहिंसा दिवस मनाने के पीछे जो परिकल्पना रही, आइए उसको समझ लेते हैं। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर के अहिंसा दिवस से संबंधित है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस रेजोल्यूशन को पास किया था और 2008 से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप प्रश्न को देखते चलें, साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते चलें। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? काफ़ी आसान सा सवाल है। राजकोट, पठानकोट, अहमदाबाद, पोरबंदर। तो आपको बताना है कि साबरमती आश्रम कहाँ पे है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। देखिए, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण सबसे पहले महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 ईस्वी को अहमदाबाद में किया था। ये उनका पहला आश्रम था और इसे जुलाई 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया था और तभी से इसका नाम जो है वो साबरमती आश्रम पड़ गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्यार्थ प्रकाश। इन चार किताबों में से कौन कौन सी? ए और सी, ए और बी, सी और डी, ए और बी, केवल बी। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है?
तो देखिए, गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताबें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा ही है ना, और दूसरा है हिंद स्वराज। तो ये 2 किताबें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। भारत की खोज नहीं है, भारत की खोज तो जवाहरलाल नेहरू की किताब है। भारत एक खोज और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है। तो ए और बी, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? सबसे आसान सवाल, और हम बिहार के लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह उनका पहला आंदोलन था। निम्न में से कौन सा उद्धरण यानी कौन सा कथन महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियों को करने की आज़ादी नहीं दी जाए। पहले भी आपको अनदेखा करेंगे, फिर भी आप पर हंसेंगे, फिर भी आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। यह कथन क्या गांधी जी ने लिखा है? क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। उपरोक्त सभी, तो आप लोगों को पता होगा कि ये तीनों ही कथन गांधी जी के द्वारा उद्धृत हैं, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। यह कथन किसका है? मारिया मोंटेसरी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे कृष्णमूर्ति। आसान सा सवाल हो गया है क्योंकि ये टॉपिक वाइज कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों को पता चल गया कि यह कथन महात्मा गांधी का है। चलिए अब अगला सवाल है, गिजुभाई बधेका मूलतः किस भाषा के लेखक थे? अब गिजुभाई बधेका के दिवा स्वप्न को लेकर के सवालें मिलेंगी आपको, और यह किताब भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो किताब अवेलेबल करने के लिए आपको नीचे दिए गए प्रोसेस से गुजरना होगा। आप हमें मैसेज करें, हम आपको सारे डिटेल्स बताएंगे कैसे आपको पुस्तकें मिलेंगी, और वो सारी पुस्तकें PDF फॉर्मेट में मिलेंगी। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप पुस्तकों के लिए हाफ टाइम के बाद रिक्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। 12-1 बजे के बाद रिक्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह के समय ना करें क्योंकि सुबह मॉर्निंग स्कूल अभी चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे सवाल है कि गिजुभाई बधेका मूलतः किस भाषा के लेखक थे? हिंदी, उड़िया, मलयालम, गुजराती। तो गिजुभाई बधेका मूलतः गुजरात के रहने वाले थे, उनकी भाषा गुजराती थी। अब गिजुभाई बधेका के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लें, इसको नोट कर लें। गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 23 जून 1939 ईस्वी को हो गई थी। इनका जन्म चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था, चित्तल नामक स्थान पर, सौराष्ट्र के अंदर। यह गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। इनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका था। ठीक है। इन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी और उस विद्यालय का नाम था बाल मंदिर। याद रखेंगे, 1920 ईस्वी में इन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना की। किसने? तो गिजुभाई बधेका ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आनंदी कौआ, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, दिवा स्वप्न इत्यादि। और इनकी जो पकड़ है, इनका जो सिद्धांत है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा और बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने की शिक्षा। ये 3 चीज़ें इनके अंदर हैं। गिजुभाई बधेका को जब आप पढ़ेंगे, इनकी किताब दिवा स्वप्न को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अपने विद्यार्थियों को अधिकतम प्रयोग के द्वारा चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी ताकि उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो स्वाभाविक व सहज रूप से बाहर आ सकें। और इन्होंने वाक्यानुशी पारंपरिक प्रणाली को तोड़ते हुए एक नवीन प्रणाली का निर्माण किया। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है गिजुभाई बधेका से संबंधित। आगे बढ़ेंगे। पुस्तक दिवा स्वप्न किसकी रचना है? बहुत ही इजी सा सवाल है, गिजुभाई बधेका की रचना है। पुस्तक दिवा स्वप्न में किस प्रकार की शिक्षा की परिकल्पना की गई है? शिक्षक केंद्रित, अनुशासन प्रिय शिक्षा, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, रटन प्रणाली पर आधारित शिक्षा। तो इन 4 में से कौन सा सही है? जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया, डिस्कशन किया कि बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा, उनके अनुसार से शिक्षा का पैटर्न होना चाहिए। तो इसी शिक्षा की परिकल्पना की गई है, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा।
चलिए अगला सवाल देख लें। पुस्तक दिवा स्वप्न का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो मूल रूप में गुजराती भाषा में इस किताब को लिखा गया था और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? काशीनाथ त्रिवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत सुचित्रानंदन पंत, ये 4 विद्वानों में से किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन पहला है काशीनाथ त्रिवेदी। काशीनाथ त्रिवेदी जी ने दिवा स्वप्न का हिंदी अनुवाद किया था। आप यहाँ पे देख लें, दिवा स्वप्न 1932 ईस्वी में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी और उसी वर्ष यानी 1932 ईस्वी में ही मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षाविद काशीनाथ त्रिवेदी जी ने इसका अनुवाद हिंदी में स्वयं प्रकाशित किया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ढूंढ करके मैंने लाए हैं ताकि आपके लिए एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपके लिए एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मायने रखता है, क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम है। इसमें सवाल कहीं से भी उठा करके लाया जा सकता है, लेकिन जो भी होगा सिलेबस के अंदर ही होगा और सिलेबस के अंदर जो भी फैक्ट्स जुड़ सकते थे उसे मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। चलिए अगला सवाल देख लें। दिवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की काल्पनिक कथा है जो शिक्षा की डैश संस्कृति को नहीं स्वीकारता, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करें या उचित शब्द से करें। पारंपरिक संस्कृति को नहीं स्वीकारता, प्रगतिशील संस्कृति को नहीं स्वीकारता, दक्यानुशी संस्कृति को नहीं स्वीकारता या फिर बाल केंद्रित संस्कृति को नहीं स्वीकारता। तो यहाँ पे किस संस्कृति को नहीं स्वीकार करता है? वह दक्यानुशी संस्कृति को नहीं स्वीकार करता है, जिसमें बच्चों को रटे रटाए पैटर्न पर दक्यानुशी व्यवस्था के अनुसार पढ़ाया जाता है। अगला सवाल देख लें। दिवा स्वप्न में शिक्षक का नाम क्या है? किताब जब आप पढ़ोगे तो शिक्षक का नाम पता चलेगा। वैसे आपको यहाँ पे बताना है कि गिजुभाई बधेका, लक्ष्मी शंकर, नारायण बाबू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिवा स्वप्न में जिस शिक्षक की कहानी है उसका नाम है लक्ष्मी शंकर। गिजुभाई बधेका ने इसकी रचना की है, लेकिन शिक्षक का नाम जो प्रयोग करने के लिए जाता है वो है लक्ष्मी शंकर। चलिए अगला सवाल देख लें। दिवा स्वप्न में शिक्षक ने पढ़ाई की शुरुआत किससे की? पढ़ाई मतलब शिक्षण की शुरुआत किससे की? यहाँ पे शिक्षण ज़्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाने की शुरुआत किससे की? खेल से, प्रयोग दिखा करके, कहानी के द्वारा, पारंपरिक ढंग से। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यदि आप लोगों ने किताब को नहीं पढ़ा है तो आप कहेंगे कि प्रयोग दिखा करके, या कुछ लोग कहेंगे खेल से, लेकिन सही आंसर है कहानी के द्वारा। इन्होंने शुरुआत में बहुत सारी कहानियाँ सुना करके बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया और बच्चे कहानी सुन करके इनकी ओर आकर्षित हो गए और इनसे जुड़ाव महसूस करने लगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा तीसरा, कहानी के द्वारा। अगला सवाल है, शिक्षा पद्धति में छात्रों की प्रगति मापी जाती है छात्रों के परीक्षा परिणामों से, छात्रों के पढ़ने के तरीके से, छात्रों के अनुशासन से या फिर छात्रों के आज्ञा पालन से? तो शिक्षा पद्धति में छात्रों की प्रगति मापी जाती है छात्रों के परीक्षा परिणामों से, है ना। हम लोग अपनी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसमें देखते हैं कि छात्रों की परीक्षा परिणामों से ही उनकी प्रगति को मापने का काम किया जाता है। अगला सवाल है, सच ही है डैश एक अजब जादू है, शबा 16 आने सच। यह किताब की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। आपको रिक्त स्थान पे उचित शब्द को भरना है। शिक्षा, खेल, पिटाई, कहानी, इन 4 में से कौन सा सही है? सच ही है शिक्षा एक अजब जादू है, खेल एक अजब जादू है, पिटाई एक अजब जादू है या फिर कहानी एक अजब जादू है? तो आप लोगों को इस प्रश्न के ट्रेसेस पिछले प्रश्न में मिल गए थे। कहानी एक अजब जादू है, क्योंकि उन्होंने कहानी से ही शुरुआत की शिक्षण की। चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अब देखिए, एक मैंने कोशिश की है कि एक गद्यांश को निकाल करके दिया जाए और उस गद्यांश से सवाल दिए जाएं। तो ये पुस्तक से ही गद्यांश है। आप लोगों में से जिन लोगों ने किताब को बाय किया, बहुत सारे लोगों ने पुस्तक को हमसे उपलब्ध करवाया है, तो जितने लोगों ने किताब ले लिया है वे लोग इस गद्यांश को पढ़ें और आगे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ करके आगे के प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला स्लाइड ये है, दूसरा स्लाइड ये है, दोनों स्लाइड को मिला करके ये पैराग्राफ है
और इस पैराग्राफ से अब आपको सवाल यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक का अंश है? तो ऑब्वियसली ये दिवा स्वप्न का अंश है। बहुत ही आसान सा सवाल। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? गिजुभाई बधेका हैं। अब जो मुख्य सवाल हैं वो यहाँ पे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षक के द्वारा गोला बनाकर स्वयं बैठना क्या इंगित करता है? शिक्षक स्वयं गोला बना करके बैठ रहा है तो वह किस ओर इंगित करता है? ऑप्शंस हैं, शिक्षक बच्चों को गोला बनाना सिखा रहा है। दूसरा है, शिक्षक बच्चों में अनुकरण करने का बीजारोपण कर रहा है। तीसरा है, शिक्षक को बच्चों के साथ बैठने का मन है। और चौथा है कि शिक्षक बच्चों को गणित सिखला रहा है गोला बना करके। तो चलिए इसमें से कौन सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, शिक्षक के द्वारा गोला बना करके स्वयं बैठना इंगित करता है कि शिक्षक बच्चों में अनुकरण करने का बीजारोपण कर रहा है और वो चाहता है कि बच्चे उसका अनुकरण करें, डिसिप्लिन में बैठना सीखें। किस प्रकार से बैठा जाता है वो अनुशासन बच्चे में आए। तो अगला सवाल देख लें। प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षक ने कहानी के माध्यम से बच्चों में क्या किया है? ऑप्शन है, अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास किया है, बच्चों को स्वतंत्रता दे दी है, बच्चों को व्यस्त रखा है, उदंडता भर दिया है। तो शिक्षक ने कहानी के माध्यम से अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास किया है। पहला ऑप्शन सही है कि कहानी के माध्यम से बच्चों में अनुशासन का विकास हुआ, साथ ही एकाग्रता का विकास हुआ। वे एकटक ध्यान लगा करके कहानी सुनने में व्यस्त रहें और आगे अगर बीच में कहानी छोड़ देते हैं शिक्षक तो अगले दिन जब शिक्षक आते हैं तो बच्चे सबसे पहला सवाल करते हैं कि सर कहानी शुरू कीजिए जहाँ से ख़त्म किए थे। यानी बच्चे अभी तक कहानी से जुड़े हुए हैं, उनमें अनुशासन आ गया है। जैसे ही शिक्षक कहते हैं कि आप लोग गोला बनाकर बैठिए तो बच्चे फटाफट बैठ जाते हैं उनका अनुकरण करते हुए और आगे की कहानी को सुनने के लिए उद्यत रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुशासन एवं एकाग्रता का विकास कहानी के माध्यम से किया है। चलिए अगला सवाल देख लें। शिक्षक का बीच में बच्चों को टोकना इशारा करता है। शिक्षक अब कहानी नहीं सुनाना चाहता है, बच्चों की जिज्ञासा खत्म करने की ओर, बच्चों के रचनात्मक आकलन की ओर, कहानी से बचने की ओर। यानी बीच बीच में टोक करके पूछना कि अच्छा बताओ कहानी में क्या हो रहा था। तो यह इशारा किस ओर कर रहा है? तो ऑप्शन सही है तीसरा, बच्चों के रचनात्मक आकलन की ओर। यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षक साथ साथ करते जा रहे हैं कि मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो बच्चों को समझ आ रही या नहीं आ रही। बच्चों की समझ को जांचने के लिए, फीडबैक लेने के लिए यह किया जा रहा है और यह फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, रचनात्मक आकलन। तो अगला सवाल देख लें। खेल का मतलब है डैश, आराम, पढ़ाई से छुट्टी, अनुशासन, बच्चों को बिगाड़ना। तो खेल का मतलब क्या है? खेल का मतलब है अनुशासन। इज द राइट आंसर। चलिए, दिवा स्वप्न में लेखक के विचार में प्राथमिक स्तर पर किस विषय की पढ़ाई उपयोगी नहीं है? यहाँ पे सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर किस विषय की पढ़ाई उपयोगी नहीं है। ऑप्शन हैं गणित, व्याकरण, पर्यावरण और भाषा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दूसरा, व्याकरण। इन्होंने कहा कि व्याकरण प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बातें व्याकरण में प्राथमिक स्तर पर बतलाई जाती हैं उनका तो वैसे उनके संज्ञान से कोई विशेष मतलब है नहीं, और आगे जब उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं बच्चे तो फिर से वही सारी चीज़ें उनको पढ़नी होती है। तो यहाँ पे व्याकरण सही आंसर है। पहला सवाल लेते हैं, निम्न में से किन्हें प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री माना जाता है? अब प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी, रविंद्र टैगोर और ज्योतिबा फुले। तो चूँकि यह टॉपिक ही रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर आधारित है तो इसमें आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। अब आइए रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं, आप इनको नोट करते चलें। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर इनके नाम को जानते हैं हम लोग, और गुरुदेव के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रगान है, साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ये एकमात्र ऐसे कवि हुए जिनकी लिखी हुई दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान के रूप में जानी जाती हैं। तो इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था।
वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। हालांकि इनको प्रथम एशियन का भी खिताब प्राप्त है, प्रथम एशियन जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन भारत का और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी, याद रखेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित जो योगदान इन्होंने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री माने जाते थे। इनको बचपन में जब इन्हें स्कूल भेजा जाता था तो विद्यालय के अंदर इनको बहुत घुटन महसूस होती थी। ये विद्यालय को जेल की तरह मानते थे। एक क्लास में बच्चों को बंद करके पढ़ाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसी का कारण था कि बचपन में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, स्कूल जाना इन्होंने छोड़ दिया, और बाकी की शिक्षा दीक्षा इनके घर पर ही हुई थी। तो ये प्रकृतिवादी स्वतंत्र रूप से सीखने के हिमायती थे। तो इनके शैक्षिक सिद्धांत का सार मनुष्य और प्रकृति के बीच आध्यात्मिक एकता है। इनका कहना था कि इंसान जब प्रकृति से जुड़ता है तो स्वयं वो ज्ञान का सृजन करता है, और ज्ञान का यही सच्चा स्वरूप होता है। टैगोर की दृष्टि में बच्चों का विकास नैसर्गिक रूप से प्रकृति की गोद में होना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स को आप याद रखेंगे, इनमें से कहीं से भी सवाल बनाया जा सकता है। चलिए अब देखेंगे दूसरे सवाल को। निम्न में से कौन सा कथन टैगोर के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? पहला है कि बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तीसरा, बालक की शिक्षा प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। और चौथा, बालक की शिक्षा कठोर अनुशासन में होनी चाहिए। तो ये जो पहला, दूसरा और तीसरा कथन है, ये टैगोर के शिक्षा दर्शन को समर्थित करता है। लेकिन चौथा जो कथन है कि बालक की शिक्षा कठोर अनुशासन में होनी चाहिए, ये टैगोर ने नहीं कहा था। ये कठोर अनुशासन के हिमायती नहीं थे, बल्कि बच्चों को स्वायत्तता देने के हिमायती थे, उन्हें सीखने के लिए स्वतंत्रता देने के हिमायती थे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। टैगोर के अनुसार पाठ्यचर्या किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए? खेल, कार्य, पाठ्यपुस्तक, अनुशासन। जल्दी से बताएं कि किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो टैगोर के अनुसार पाठ्यचर्या का जो निर्धारण होना चाहिए था वो कार्य के अनुसार से निर्धारित होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल को लेते हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अंग्रेजी, बांग्ला, मानक हिंदी। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो सही ऑप्शन पहला है। टैगोर ने कहा था कि बच्चों की जो मातृभाषा होती है, जो बच्चे बचपन से बोलना जानते हैं, जिनमें वे स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उनके माध्यम में ही उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मातृभाषा यहाँ पे सही आंसर है। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? एक आसान सा फैक्चुअल सवाल है, ये आपको बीपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन ही सही है इसका। 1913 ईस्वी में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। एक सवाल इससे और बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार आखिर क्यों मिला था, किस रचना के लिए मिला था? तो ये सारे फैक्ट्स आप यहाँ पे देख लें। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि 1910 ईस्वी में उन्होंने रचना की थी गीतांजलि की, तो उसी के लिए सम्मानित किया गया था इनको। और टैगोर की कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाओं को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। काबुलीवाला, गोरा, साधना, चित्रांगदा इत्यादि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिसको आपको देखते चलना है। अब आ गया है कि गद्यांश को मैंने तैयार किया है, उनके शिक्षा दर्शन से गद्यांश लिया गया है, और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के उत्तर देने हैं। चलिए जल्दी जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ लिया जाए। टैगोर शिक्षाओं में सूचनाओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के विरोधी थे। अब देखिए, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं आपको उसको अंडरलाइन करते चलना है। तो यहाँ पे पहला जो फैक्ट है कि टैगोर शिक्षा में सूचनाओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के विरोधी थे। उनका कहना था कि हम लोग पृथ्वी पर इस दुनिया को स्वीकार करने आए हैं, केवल जानने के लिए नहीं। हम ज्ञान के द्वारा शक्तिशाली बन सकते हैं, पर सहानुभूति के द्वारा हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च शिक्षा हुआ है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देता,
वरन हमारे जीवन को संपूर्ण वसुधा से जोड़ता है, संपूर्ण पृथ्वी से जोड़ता है। पर हम पाते हैं कि वर्तमान शिक्षा सहानुभूति की न केवल लगातार योजनाबद्ध ढंग से उपेक्षा करती है, वरन दबाती भी है। ठीक है, प्रारंभ से ही बच्चे को प्रकृति से अलग कर दिया जाता है। बच्चे से हम उसकी पृथ्वी छीन लेते हैं भूगोल पढ़ाने के लिए। अब भूगोल पढ़ाना है, लेकिन हम बच्चों को पृथ्वी से कनेक्ट ही नहीं करते हैं, प्रकृति से कनेक्ट नहीं करते हैं। वाणी छीन लेते हैं व्याकरण पढ़ाने के लिए। हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको वाणी का ज्ञान नहीं दे पाते हैं। उसकी भूख महाकाव्यों की कथाओं की है, पर हम उसे ऐतिहासिक तथ्यों की सारणी एवं तिथियां परोसते हैं, है ना। जो पारंपरिक रूढ़िबद्ध तरीका था उसके ऊपर चोट कर रहे हैं यहाँ पे। वह मानव जगत में पैदा हुआ, पर उसे हम मशीनों की दुनिया में देश निकाला दे देते हैं। उसे बचपन से ही मशीनों की ओर, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, जो पेशेवर पढ़ाई होती है जिसकी ओर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, उसके ऊपर इनका विशेष यहाँ पे कहने का मतलब है। बच्चे की प्रकृति इसके विरुद्ध सहने की अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध करती है, पर अंत में उसे दंड के द्वारा शांत कर दिया जाता है। यानी कि बच्चों को पीट करके, डांट डपाट करके बड़ों की थोपी हुई चीज़ों को पढ़ाया जाता है। उनकी अपनी जो नैसर्गिक इच्छा होती है उसे मार दिया जाता है। आज शिक्षालय के स्तर को मापने का आधार विद्यालय भवन की भव्यता, पुस्तकों की संख्या तथा शैक्षिक उपकरणों की उपलब्धता है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के वास्तविक पक्ष पर ध्यान दिया। इन भौतिक संपदाओं से लालच एवं स्वार्थ तो फल फूल सकता है, पर सामाजिक मूल्य नहीं, जो सही शिक्षा का लक्ष्य है। तो ये गद्यांश था, और इस गद्यांश को मैंने संपूर्ण रूप से छोटे छोटे अक्षरों में लिख करके एक स्लाइड में डाल दिया है। तो जिस प्रकार से आप सुविधा महसूस करें उसको पढ़ सकते हैं। और अब आपको आंसर देना है इधर। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या नहीं है? प्रकृति के साथ सामंजस्य, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सामाजिक मूल्यों का विकास, सूचनाओं का संग्रह। तो इन चार में से कौन सा शिक्षा का अर्थ नहीं है? तो चौथा ऑप्शन जो पहले ही पंक्ति में था, सूचनाओं का संग्रह, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में कौन कौन सी खामी या खामियां हैं? पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, मानवीय मूल्यों वाली शिक्षा, सामाजिक मूल्यों वाली शिक्षा, सूचनाओं का संग्रह। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में कौन सी खामियां हैं? तो पहली खामी की पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण है। केवल पाठ्य पुस्तक में जो फैक्ट्स रखे हुए हैं उसे बच्चों को रटा देना है, तो ये पहली खामी हो गई। और दूसरी खामी है सूचनाओं का संग्रह। सूचनाओं का संग्रह बच्चों को करवाया जाता है, और जिसको जितनी ज़्यादा सूचनाएं याद हो जाती हैं उसे उतना ही ज़्यादा तेज माना जाता है। तो ए और डी, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल देख लें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका विरोध किया? पहला है दंड आधारित शिक्षण प्रणाली का, दूसरा है प्रकृति आधारित शिक्षण प्रणाली का, तीसरा सामाजिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण प्रणाली का, और चौथा सूचनाओं पर आधारित शिक्षण प्रणाली का। तो उन्होंने दंड आधारित शिक्षण प्रणाली का विरोध किया, और साथ ही सूचनाओं पर आधारित शिक्षण प्रणाली का भी विरोध किया। तो ए और डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, दूसरा नंबर। चलिए अब नंबर सवाल लेते हैं। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को मापने का आधार क्या होना चाहिए? तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को मापने का आधार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यालय भवन की भव्यता, पुस्तकों की संख्या, सामाजिक मूल्यों का विकास, ए एवं दो दोनों। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को मापने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि सामाजिक मूल्यों का विकास जो है वो आधार होना चाहिए, ना कि विद्यालय भवन की भव्यता या फिर पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूगोल पढ़ाने का श्रेष्ठ माध्यम क्या होना चाहिए? मानक पाठ्य पुस्तक का अध्ययन, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया, सूचना आधारित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित अधिगम। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कि प्रकृति के साथ अंतःक्रिया, ये भूगोल पढ़ाने का श्रेष्ठ माध्यम होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। तो पहला सवाल लेते हैं। पुस्तक ग्रहणशील मन किसकी रचना है? काफ़ी आसान सा सवाल, सभी लोगों को पता है, मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। मारिया मोंटेसरी इटली की रहने वाली थी। उनका जन्म
31 अगस्त 1870 ईस्वी को हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 6 मई 1952 ईस्वी को हो गई थी। वे इटली की एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई है। सन 1900 ईस्वी में मॉन्टेसरी की नियुक्ति एक मंदबुद्धि बच्चों की पाठशाला ऑर्थोफ्रेनिक स्कूल में हो गई थी और वहाँ पे वे कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त हुई थी, सह निदेशक के पद पर। और वह स्कूल जो है क्या था कि ए मेडिको पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स इन एजुकेटिंग मेंटली डिजेबल्ड चिल्ड्रेन, जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक थे, असमर्थ बच्चे थे, वैसे विद्यालय में इनकी नियुक्ति एक सह निदेशक के पद पर हुई थी। और वहाँ पर इन्होंने उन बच्चों के साथ काम किया और उन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने जो टेक्निक बनाया वही मॉन्टेसरी पद्धति कहलाई। और ख़ास करके 3 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्ले स्कूल की अवधारणा है वह मॉन्टेसरी पद्धति को ही फॉलो करते हैं। इन्होंने जो पैटर्न तैयार किया, इस विद्यालय में 2 वर्षों तक काम करने के बाद मॉन्टेसरी ने बच्चों को पढ़ाने की अपनी पद्धति एवं सामग्रियों का विकास किया, जिसका बाद में सामान्य बच्चों के ऊपर सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। सामान्य बच्चों को भी वे सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सूट की और उन्होंने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन किया। और आने वाले समय में जो भी नए नए विद्यालय की स्थापना हुई, प्ले स्कूल की स्थापना हुई, और वर्तमान समय में जितने भी नए विद्यालय चल रहे हैं प्ले स्कूल की अवधारणा को लेकर के, वहाँ पे मॉन्टेसरी विधि से ही बच्चों को सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक निरीक्षक एवं निर्देशक की होनी चाहिए, जो बच्चों की जन्मजात वैज्ञानिक क्षमता के विकास में सहायक बने, ना कि डिक्टेटर बन जाए। यहाँ पे बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षण के माध्यम से, जहाँ पे शिक्षक जो होंगे वो एक सुगमकर्ता, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होंगे। बच्चों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, उनको जो अधिगम स्तर उनका है उसको बढ़ाने में सहायता करने वाले के रूप में होनी चाहिए शिक्षक की भूमिका। आगे समझ लेते हैं कि 1939 से 1946 ईस्वी में, यानी कि 7 साल तक मॉन्टेसरी का भारत निवास रहा। और भारत निवास इतने लंबे समय तक कैसे रहा, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1929 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे टैगोर मॉन्टेसरी विद्यालय की स्थापना भारत में की थी। टैगोर जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे मॉन्टेसरी के इस नए खोज से, नए इनोवेटिव तरीके के जो पढ़ाने की उन्होंने नए तरीके ईजाद किए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे टैगोर। और उन्होंने टैगोर मॉन्टेसरी विद्यालय की स्थापना भारत में की थी। और उसी दौरान 1939 ईस्वी में मॉन्टेसरी थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित की गई थी और वे वहाँ पे कार्यक्रम में आई हुई थी। और इसी बीच क्या हुआ कि इटली ने जर्मनी का समर्थन कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। और जब जर्मनी का समर्थन इटली ने किया तो चूँकि जर्मनी और इंग्लैंड दोनों सबसे ज़्यादा कट्टर शत्रु थे, तो इंग्लैंड ने क्या किया कि अगर इटली ने समर्थन दिया तो इटली के जितने भी लोग इंग्लैंड में या फिर उसके उपनिवेश में मौजूद हैं वे सभी उनके दुश्मन माने जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ने इंग्लैंड एवं उसके साम्राज्य में आए हुए इटली निवासियों को बाहरी शत्रु घोषित कर दिया। अब यहाँ पे मारिया मॉन्टेसरी भारत आई हुई थी और भारत उस समय अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, तो उनको यहाँ पे नज़रबंद करके थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही रखा गया 1946 ईस्वी तक। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके साथ हुआ था और भारत में उनको 7 साल तक रहना पड़ा था। चलिए दूसरा सवाल देख ले। मॉन्टेसरी के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बाल विकास की अवस्थाओं पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, मॉन्टेसरी ने भी दिए हैं। बताना है कि मॉन्टेसरी ने कितनी अवस्थाओं को बताया है। तो यदि आप डिटेल क्लास पढ़ते हैं, इनका चैप्टर पढ़ते हैं डिटेल से, तो निश्चित रूप से आप बता पाएंगे। तो इन्होंने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। मॉन्टेसरी ने विकास के क्रम अध्याय में बाल विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। प्रथम अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की है और इसकी 2 उप अवस्थाएँ हैं। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। 2 उप अवस्थाएँ हैं। पहली है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की, और इस अवस्था में बच्चे का दिमाग ऐसा होता है कि उस पर वयस्क का सीधा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इस अवस्था के बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है।
दूसरी उपावस्था है 3 से 6 वर्ष की, और इस अवस्था में मनोदशा तो पहली अवस्था वाली होती है, लेकिन कुछ मात्रा में बच्चा बड़ों से प्रभावित होने लगता है। इस काल में व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है और मस्तिष्क का लगभग 85% हिस्सा इस काल में विकसित हो जाता है। दूसरी जो अवस्था है वो है 6 से 12 वर्ष की, और इस अवस्था में बच्चा बढ़ता है पर अन्य कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। बच्चा शांत और प्रसन्न रहता है, उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ, सुदृढ़ और स्थिर रहती है। ये सारी चीज़ें दूसरी अवस्था के गुण हैं। तीसरी अवस्था है 12 से 18 वर्ष, और इस काल को भी 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहली अवस्था को दो उप अवस्थाओं में बांटा गया, तीसरी अवस्था को 2 उप अवस्था में बांटा गया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मारिया मोंटेसरी ने बचपन की अवस्था को 5 कुल भागों में बांटा है, जबकि 3 मेजर भाग हैं। पहली अवस्था जन्म से 6 वर्ष, दूसरी अवस्था 6 से 12 वर्ष, तीसरी अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो तीसरी अवस्था के 2 उप अवस्थाएँ हैं, 12 से 15 वर्ष और फिर 15 से 18 वर्ष। पहली जो उप अवस्था है तीसरी अवस्था की, इस अवस्था में बच्चों में इतनी अधिक मानसिक परिवर्तन होते हैं कि इसकी तुलना जन्म से 6 वर्ष वाली अवस्था से की जा सकती है। यानी कि इस अवस्था में भी जब किशोरावस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है, साथ में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत प्रकार के परिवर्तन उनके अंदर देखने को मिलते हैं। इस आयु में चरित्र कभी स्थिर नहीं होता, यानी कि मन में काफ़ी ज़्यादा चंचलता होती है। बच्चों में मैं हूँ ऐसा भावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अनुशासनहीनता और विद्रोह के चिन्ह दिखाई देते हैं इस अवस्था में। तो ये सारे लक्षण हैं। दूसरी जो उप अवस्था है 15 से 18 वर्ष, यह वयस्कावस्था की वयः संधि अवस्था होती है, यानी कि किशोरावस्था से अब वयस्क अवस्था की ओर बच्चे अग्रसर हो जाते हैं। तो इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाते हैं, और जो वृद्धि की उच्चतम स्तर होती है वहाँ तक शरीर पहुँच जाता है। इसके बाद जो है वृद्धि ना के बराबर परिलक्षित होती है। शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है। 18 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य का पूर्ण विकास हो जाता है, और उसके बाद उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुल अवस्थाएं हैं मारिया मोंटेसरी के द्वारा बताई गई हैं। अगला सवाल लेते हैं, मोंटेसरी के अनुसार किस अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है? सबसे ज़्यादा तीव्र विकास की गति किस अवस्था में होती है? तो यहाँ पे सही आंसर है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में ही सबसे ज़्यादा तेज गति से बच्चों में विकास होता है, और उनका जो मानसिक विकास होता है लगभग 85% पूर्ण हो जाता है इसी अवस्था में, प्रथम अवस्था में। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं, मानसिक और शारीरिक स्थिरता वाली अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था की पहली उप अवस्था जन्म से 3 वर्ष, द्वितीय अवस्था 6 से 12 वर्ष, तृतीय अवस्था की पहली उप अवस्था यानी कि 12 से 15 वर्ष, प्रथम वर्ष की दूसरी उप अवस्था 3 से 6 वर्ष। तो मानसिक और शारीरिक स्थिरता, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, दूसरी अवस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में होती है, जब बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है। तो यहाँ पे दूसरी अवस्था सही आंसर होगा। अगला सवाल है, उत्तर बाल्यकाल यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की सबसे स्पष्ट विशेषता उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता है। किसी अन्य ग्रह का कोई जीव जिसका मानव जाति से परिचय ना हो, इन 10 वर्षियों को आसानी से मानव जाति का पूर्ण विकसित वयस्क समझ लेगा यदि वह वास्तविक वयस्कों से न मिला हो। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि यह कथन किसने कहा है। मारिया मोंटेसरी, रोश, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रॉबेल। तो इन 4 में से किन्होंने इस कथन को दिया है, इस कथन को बताया है? तो जब आप विकास के क्रम अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रॉस ने इस कथन को कहा है। ठीक है, रॉस एक मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर कोई दूसरे ग्रह से जीव आता है धरती पर और 10 वर्ष के बच्चों से मिलता है तो वह इन्हें ही पूर्ण वयस्क समझ लेगा, क्योंकि 10 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें वे समझ लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, बच्चों के दूध के दांत किस अवस्था में गिर जाते हैं? प्रथम अवस्था की पहली उपावस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था की पहली उपावस्था, प्रथम अवस्था की दूसरी उपावस्था। तो इनमें से सही आंसर है दूसरी अवस्था, 6 से 12 वर्ष, और इसी अवस्था में बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं।
अगला सवाल लेते हैं, किस अवस्था में बच्चों का मन सर्वाधिक अस्थिर रहता है? अस्थिर का मतलब चंचल रहता है, चित्त स्थिर नहीं होता है। तो इसका सही से आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा किशोरावस्था की जो प्रथम अवस्था है, तृतीय अवस्था की पहली उप अवस्था 12 से 15 वर्ष, इसी अवस्था में बच्चों का मन सर्वाधिक अस्थिर रहता है। अगला सवाल, मॉन्टेसरी के अनुसार अभी तक शिक्षा की उपलब्धि इतनी ही है कि उसने यह माना है कि व्यक्ति के विकास में डैश होती है। यहाँ पे रिक्त स्थान के पास क्या भरा जाएगा? एक रूपता होती है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं, कोई नयापन नहीं होता है। तो इनमें से कौन सही ऑप्शन होगा? तो देखिए, जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे, विकास के क्रम अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहाँ से यह पंक्ति को लिया गया है और मॉन्टेसरी वहाँ पे कहती हैं कि अभी तक शिक्षा की उपलब्धि इतनी ही है कि उसने यह माना है कि व्यक्ति के विकास में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भरा जाएगा, विभिन्न अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे सीखने का सचेत प्रयास करते हैं, परंतु बच्चों में ऐसा कोई संकल्प का तत्व नहीं होता है, वह ज्ञान और संकल्प दोनों का ही निर्माण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मारिया मोंटेसरी का है। उन्होंने कहा कि बच्चों में संकल्प शून्य अवस्था होती है। अगला है, यदि हम वयस्कों की मानसिकता को सचेत कहते हैं तो हमें बच्चों की मानसिकता को क्या कहना होगा? संकल्प शून्य, निश्चेत, कुशाग्र, जिज्ञासु। इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि मारिया मोंटेसरी ने बच्चों की मानसिकता को संकल्प शून्य कहा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, संकल्प शून्य मानसिकता। ठीक है, संकल्प शून्य मानसिकता की अवधारणा क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। यदि हम वयस्कों की मानसिकता को सचेत कहते हैं तो हमें बच्चों की मानसिकता को संकल्प शून्य कहना होगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि संकल्प शून्य मानसिकता सचेत से निम्न कोटि की है। संकल्प शून्य मस्तिष्क में बहुत बुद्धि हो सकती है और जितने भी जानवर हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों में भी संकल्प शून्य मस्तिष्क ही कार्य करता है। उनकी बुद्धि सचेत नहीं होती, यद्यपि बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास विवेक के तत्व हैं। बच्चे में भी इसी तरह संकल्प शून्य बुद्धि होती है और उसी से वह इतनी अद्वितीय प्रगति करता है। यह मारिया मोंटेसरी की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने संकल्प शून्य की अवधारणा को समझाया है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में सही है? मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बचपन में अपने परिवेश से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा है। भाषा शब्दों की क्रमिक व्यवस्था है। भाषा सतत अभ्यास का परिणाम है। तो इन चार कथन में से कौन से कथन मोंटेसरी के द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शंस हैं ए और बी, सी और डी, ए और डी, बी और सी। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो कथन है कि मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये नोम चॉम्स्की की अवधारणा है। नोम चॉम्स्की ने यह बात कही थी, यह सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। बचपन में अपने परिवेश से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा है। मारिया मोंटेसरी ने इस बात का समर्थन किया है और ये उनके द्वारा कहा गया कथन है। भाषा शब्दों की क्रमिक व्यवस्था है, यह भी मारिया मोंटेसरी मानती हैं। भाषा सतत अभ्यास का परिणाम है, ऐसा मारिया मोंटेसरी नहीं मानती हैं। B.F. स्किनर ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे बी और सी सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, बी और सी। तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बच्चा अपने चारों ओर जो भी पाता है उससे अपने दिमाग की स्वयं रचना करता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति को मोंटेसरी ने क्या कहा है? संकल्प शून्य व्यवस्था, ग्रहणशील मन, कुशाग्र बुद्धि, जिज्ञासु प्रवृत्ति। इन चार में से बताइए सही ऑप्शन क्या है? तो जो कि यह पाठ ही ग्रहणशील मन है और यह जो अर्थ निकल करके आ रहा है कि बच्चा अपने चारों ओर जो भी पाता है उससे अपने दिमाग की स्वयं रचना करता है, इस प्रकार की मनोवृत्ति को मारिया मोंटेसरी ग्रहणशील मन कहती हैं। अगला सवाल देखेंगे, ग्रहणशील मन का तात्पर्य क्या है? ग्रहणशील मन का तात्पर्य क्या है? तो पहला ऑप्शन ही सही है, अपने चारों ओर के परिवेश को आत्मसात कर लेना, उसे अपने मन में ग्रहण कर लेना, ये ग्रहणशील मन का तात्पर्य है। और बच्चों में प्रथम अवस्था में ही
ये आत्मसात की भावना, ग्रहणशीलता की भावना विकसित हो जाती है और वे अपने आसपास की चीज़ों को अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं। अगला सवाल देख लें। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शंस हैं पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित अधिगम, खेल आधारित अधिगम, सतत आकलन आधारित अधिगम। तो इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से कथन सही होंगे? और ऑप्शंस हैं ए और बी और सी, ए और डी, बी, सी और डी। तो मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम को इन्होंने नकारा है। पाठ्यपुस्तक के ऊपर ही केवल डिपेंडेंट रहना, ऐसा उन्होंने नकारा है। गतिविधि आधारित अधिगम बिल्कुल सही है। उनके पद्धति में जब आप देखेंगे तो बहुत सारी गतिविधियां शामिल रहती हैं, ब्लॉक बिल्डिंग, पजल सॉल्विंग और पेंटिंग, इस तरह के बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती हैं मॉन्टेसरी पद्धति में। तो गतिविधि आधारित अधिगम सही है और सी भी सही है, खेल आधारित अधिगम, विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्ले स्कूल के अंदर झूला लगा हुआ रहता है, सरकने के लिए ढालू लगा हुआ रहता है, बहुत सारे खेल के साधन उपलब्ध रहते हैं ताकि खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक कौशल भी विकसित हो और साथ ही साथ उनका अधिगम का स्तर भी बढ़े। और सतत आकलन आधारित अधिगम, तो सतत आकलन का समर्थन इन्होंने नहीं किया है। बी और सी यहाँ पे सही होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी और सी। अगला सवाल देख लें। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो हम लोगों ने इसके ऊपर सबसे पहले ही क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किया था। तो इनके अनुसार शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए निर्देशक की, निरीक्षक की, सहायक की और शासक की। तो ए, बी, सी, डी इन चार में से कौन कौन से सही होंगे? तो इन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका निर्देशक की भी होनी चाहिए, निरीक्षक की भी होनी चाहिए और सहायक की भी होनी चाहिए। निर्देशक की यानी कि निर्देशन जो बच्चे करेंगे वो शिक्षक के निर्देशन में करेंगे। उसके बाद निरीक्षक मतलब जो बच्चे काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो शिक्षकों की भूमिका निरीक्षक के रूप में भी हो गई। और सहायक अर्थात जहां बच्चे फंस जाएंगे, जहां बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी स्कैफोल्डिंग देने की, तो वहां सहायक की भूमिका भी शिक्षक निभाएंगे। तो ए, बी और सी ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चे के दिमाग में डैश करने की योग्यता होती है। क्या करने की योग्यता होती है? स्वयं ग्रहण, अनुकरण, नकल, निर्णय। चार में से कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, स्वयं ग्रहण करने की योग्यता होती है और इसीलिए उन्होंने बच्चों के मस्तिष्क को ग्रहणशील मन कहा है। अगला सवाल लेते हैं। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का नया मार्ग क्या है? व्हाट इज द न्यू वे ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मारिया मॉन्टेसरी? पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण प्रणाली, शिक्षकों का अनुकरण कर छात्रों को सिखाना, मस्तिष्क के विकास में उसकी सहायता करना और उसकी शक्तियों तथा क्षमताओं को सुदृढ़ करना, शिक्षक केंद्रित शिक्षक प्रणाली का विकास करना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि मस्तिष्क के विकास में उसकी सहायता करना और उसकी शक्तियों तथा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना, यही नया शिक्षा का मार्ग है। और मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि यदि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम बच्चों के मस्तिष्क को सहायता देने के लिए हैं, हम वयस्क समाज जो है वो बच्चे के मस्तिष्क को यथापूर्वक सहायता दें, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक अच्छी नौकरी पाना, बच्चे के जीवन की तथा मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की सहायता करना, अपनी बातों और विचारों को बच्चों पर थोपना, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करना। तो इसमें सही ऑप्शन दूसरा है, बच्चे के जीवन की तथा मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की सहायता करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मारिया मॉन्टेसरी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली का उपयोग किस वर्ग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तो यहाँ पे मारिया मॉन्टेसरी ने जो अपनी थ्योरी दी, जो उन्होंने प्रणाली विकसित की, वह प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, यानी कि 3 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए मारिया मॉन्टेसरी की पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है।
तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। और आखिरी सवाल इस अध्याय का लेते हैं, मॉन्टेसरी प्रणाली का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है? और इसके ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ, अच्छे से इसको समझ लेंगे। मॉन्टेसरी प्रणाली का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है? तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, मॉन्टेसरी प्रणाली पर आधारित जो पाठ्यक्रम है वो 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित हैं। और वे भाग हैं, पहला है कर्मेंद्रीय शिक्षण। कर्मेंद्रीय, जो इंद्रिय हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ का इस्तेमाल, आँखों का इस्तेमाल, जो कर्म की इंद्रिय हैं, है ना, इसमें हम लोग स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें व्यवहारिक जीवन पर आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति होती है। स्थूल गत्यात्मक एवं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों पर विशेष बल दिया गया है। अब यहाँ बात आती है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या है और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है। तो यहाँ पे समझ लेंगे कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत बच्चों के द्वारा की जाने वाली जो मूलभूत प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ना, पेड़ से उतरना, ये सब स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं। वहीं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात करें तो सुई में धागा पिरोना, पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को जोड़ना, है ना, पेंटिंग, जब चित्रकला होती है तो रंगीन कागज़ के टुकड़ों को चिपकाना उसके ऊपर, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, राइटिंग लिखना, ये सब सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण होते हैं। दूसरा जो पाठ्यक्रम का भाग है इनका, वो है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका ट्रेनिंग, है ना, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ और त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करके सीख सकें, उसको डेवलप करना। और इसके बाद है तीसरा भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण में पढ़ने के साथ साथ लिखने पर विशेष बल ये देती हैं और बच्चों को बचपन में अच्छा राइटिंग सिखाना इनके एजेंडे में शामिल है और इसके लिए प्रैक्टिस बुक का इस्तेमाल करती हैं, साथ ही साथ लिखने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करती हैं और संख्याओं को सिखाने के लिए आगे चौथा आधार जो है वो है गणित शिक्षण। तो गणित शिक्षण में नंबर कार्ड, सीढ़ियों पर अंक उकेरना, मोतियों की गिनती, गिनतारा यानी अबेकस का प्रयोग करना, इसके माध्यम से अंकों का परिचय कराना, मूर्त वस्तुओं से गणित की अमूर्त अवधारणाओं को समझाने पर विशेष बल देना, ये सारी चीज़ें इनके पाठ्यक्रम के अंग हैं। तो इस प्रकार से 4 पाठ्यक्रम के कौन कौन से अंग हैं एक बार फिर से समझ लें। पहला है कर्मेंद्रीय शिक्षण, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण, तीसरा भाषा शिक्षण और चौथा गणित शिक्षण। तो इस प्रकार से 4 पाठ्यक्रम बताएं मारिया मोंटेसरी ने। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि ज्योतिबा फुले नहीं थे। आपको बताना है कि ज्योतिबा फुले क्या नहीं थे। ऑप्शंस हैं, एक समाज सुधारक, एक शिक्षाविद, एक लेखक, एक सैनिक। इन 4 में से कौन सा सही होगा? तो आप लोगों को पता होगा कि ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, एक शिक्षाविद भी थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, तो लेखक भी थे, तो सैनिक नहीं थे। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि वे सैनिक नहीं थे। अब अगला सवाल लेंगे, नहीं पहले ज्योतिबा फुले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, क्योंकि ज्योतिबा फुले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उनका सबसे पहला पूरा नाम जो है वो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले था और उनको महात्मा की उपाधि कब दी गई, क्यों दी गई, कैसे दी गई, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले उनका पूरा नाम था। ठीक है, उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हो गई थी। वे भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ठीक है, तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन ज्योतिबा फुले से संबंधित था। आइए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, ज्योतिबा फुले ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। इन 4 में से कौन से संस्था की स्थापना उन्होंने की थी, आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सत्यशोधक समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। आइए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। और सबसे पहली बात की सत्यशोधक समाज की स्थापना कब उन्होंने की थी, कहाँ की थी, इन सारी चीज़ों को भी जान लेते हैं।
तो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंदर सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। और आपके ऑप्शन में ये जो बाकी के 3 हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इनकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, आइए इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। अगर कहीं जीएस वाले सेक्शन में इस तरह के प्रश्न को पूछा जाए तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो पहला है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। दूसरा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और उन्होंने इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। और तीसरा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। इन दोनों ने मिलकर के 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण ऑप्शंस थे, और ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जीएस में पूछा जा सकता है बीपीएससी के अंदर। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, ज्योतिबा फुले ने बालिका शिक्षा हेतु प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की थी? ठीक है। ऑप्शन से 1840, 1848, 1870 और 1838। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ज्योतिबा फुले ने बालिका शिक्षा हेतु प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1848 ईस्वी में की थी। तो इससे जुड़े हुए भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए, स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से ज्योतिबा फुले ने प्रथम भारतीय बालिका विद्यालय की स्थापना 1848 ईस्वी में की। इसलिए ज्योतिबा फुले को भारत में स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। तो आप इसका आंसर देंगे ज्योतिबा फुले ने की थी। तो उन्होंने जब विद्यालय की स्थापना की तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए उस समय अध्यापिका नहीं थी। तो इनके सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि अध्यापिका को कहाँ से लाया जाए। तो इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत किया और उन्हें इस लायक बनाया कि वो अन्य महिलाओं को, अन्य लड़कियों को शिक्षित कर सकें। तो उन्होंने इस कुछ दिन स्वयं काम करके अपनी पत्नी सावित्री बाई को इस योग्य बना दिया और इस प्रकार सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम अध्यापिका बन गई। तो आपको यहाँ से भी 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल तो ये बन सकता है कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले की पत्नी का नाम क्या था? तो आप यहाँ पे देखें आंसर सावित्री बाई फुले। एक सवाल और बन सकता है कि भारत की प्रथम अध्यापिका कौन थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सावित्री बाई फुले। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ज्योतिबा फुले ने इनमें से किसका खंडन या विरोध किया? तो ऑप्शंस हैं, पहले देख लीजिए कि ABCD 4 कथन है। ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको देख करके बताना है। तो ज्योतिबा फुले ने इनमें से किसका खंडन या विरोध किया? ऑप्शंस हैं, स्त्री शिक्षा का विरोध किया उन्होंने? नहीं, स्त्री शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया, बल्कि स्त्री शिक्षा का बढ़ावा दिया और प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। दलितों की शिक्षा का विरोध उन्होंने किया? नहीं, ये भी कथन गलत है। दलितों की शिक्षा का उन्होंने विरोध नहीं किया। शिक्षा में भेदभाव का विरोध किया उन्होंने? हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उन्होंने शिक्षा में भेदभाव का विरोध किया। उनका कहना था कि शिक्षा सभी के लिए है और शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण, किसी भी श्रेणी, किसी भी जाति का व्यक्ति हो। इसके बाद है अंग्रेजों की शिक्षा की। तो अंग्रेजों की शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये मानते थे कि अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है वो अच्छी है और ये भारत के लोगों के हित में है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, केवल सी, शिक्षा में भेदभाव का इन्होंने विरोध किया था, खंडन किया था। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। ज्योतिबा फुले ने इनमें से कौन सी पुस्तक की रचना नहीं की थी? ठीक है, उन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की थी। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना ज्योतिबा फुले ने नहीं की थी। ऑप्शंस हैं, गुलामगिरी, राजा भोसला का पखड़ा, अछूतों की कैफियत और गोरा। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पे गोरा जो पुस्तक है इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आप इसको नोट कर लेंगे, गोरा पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, गुलामगिरी, राजा भोसला का पखड़ा, अछूतों की कैफियत, इनके लेखक ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, आइए इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं।
अपने जीवन काल में ज्योतिबा फुले ने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत इत्यादि। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे किसी भी सवाल से जुड़े हुए, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपका नोट्स भी बन रहा है, दोनों काम हो रहा है, 2 in 1 काम हो रहा है। यदि आपको क्लास हमारा अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास आपको सार्थक लग रहा है, तो लाइक कर देंगे क्लास को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोग इसका लाभ ले सकें। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा की, ज्योतिबा फुले को जाना जाता है। तो सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला सवाल, ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को अपना बयान कब दिया था? अब यहाँ पर मेन जो सेक्शन है हमारा, जिसके पढ़ना है, ये ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को क्या बयान दिया था, और हम आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाए गए मेथड को फॉलो करना है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको डिटेल्स समझा दिया जाएगा और बहुत ही मिनिमम चार्ज में, मात्र 49 रुपीज़ में आपको डीएलएड सेक्शन के सारे नोट बुक जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए सवाल को देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को अपना बयान कब दिया था? 1888, 1890, 1848, 1882। तो आप लोगों ने सिलेबस में ही देखा होगा, लिखा हुआ है कि ज्योतिबा फुले का हंटर आयोग को 1882 ईस्वी में दिया गया बयान। तो हंटर आयोग को इन्होंने 1882 ईस्वी में अपना बयान दिया था। हंटर आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी इसी वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहेंगे। पूरे वीडियो को अच्छे से बात करेंगे, एक एक सवाल को आपको नोट करते जाना है, एक एक फैक्ट को आपको नोट करते जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे, ज्योतिबा फुले ने 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हंटर कमीशन को के समक्ष शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बयान दिया था, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। यह बयान उनके शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को बतलाता है और इस बयान से उन्होंने सरकार के समक्ष जो कमियां थी शिक्षा में उसकी भी मांग रखी थी, शिक्षकों के वेतन वृद्धि की मांग रखी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको नोट्स में पढ़ने को मिलता है। अगला सवाल है कि ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को दिए गए बयान में सरकार से क्या मांग की थी? देखिए सवाल आ गया, क्या मांग की थी। यहाँ पर ABCD 4 मांग के बारे में बतलाया गया है। आपको बताना है कि ABCD में से कौन सही है। पहला है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार की मांग। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार की मांग की थी। दूसरा है शिक्षकों के वेतन में अपेक्षाकृत सुधार की मांग। उन्होंने इसकी भी मांग की थी। उनका कहना था कि जब तक शिक्षकों को अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो भी कैसे पढ़ा पाएंगे। अगला है शिक्षा में केवल उच्च वर्गों के हितों की मांग। ये गलत है। ऐसा नहीं था कि केवल उच्च वर्ग के ही हित का ध्यान रखा जाए, उनकी यह इच्छा नहीं थी। दलितों एवं समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा से दूर रखने की मांग, ये गलत है। इसकी मांग उन्होंने नहीं की थी। उनका कहना था कि शिक्षा के ऊपर सबका समान अधिकार है और दलित एवं समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मांग उन्होंने की, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार की मांग और शिक्षकों के वेतन में अपेक्षाकृत सुधार की मांग। तो A और B यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? अब हंटर आयोग से संबंधित सवाल यहाँ पे आप देख रहे हैं और इस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, हंटर आयोग को संक्षेप में जानेंगे। तो पहले बताइए कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882, 86, 1902, 1880। तो यहाँ पे चूँकि हम लोगों ने देखा कि उन्होंने 1882 ईस्वी में बयान दिया था अपना, और 1882 ईस्वी में ही हंटर आयोग का गठन किया गया था। देखिए, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 ईस्वी को, याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वांछित परिवर्तन हेतु व विवेकपूर्ण नीति निर्धारण हेतु भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी और इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे और इसीलिए इस आयोग का नाम जो है हंटर आयोग पड़ गया था और इसे मुख्य रूप से हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, जबकि उसका जो वास्तविक नाम है वो है भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, आप याद रखेंगे कि हंटर आयोग का जो वास्तविक नाम था वो था
भारतीय शिक्षा आयोग, और इसकी स्थापना जो है इसको कब लागू किया गया था व्यवस्था में सुधार हेतु, तो 3 फरवरी 1882 को। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले का शिक्षा में सुधार हेतु निम्न में से क्या उद्देश्य थे? यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कौन से उद्देश्य उनके थे। पहला है दलितों एवं पिछड़ों को शिक्षा के समान अवसर, बिल्कुल सही है और इसे हम सही मानेंगे। स्त्रियों की शिक्षा, ये भी उनके उद्देश्य थे, सही है। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हो, ये भी सही है। उनका कहना था कि किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सबके लिए जरूरी है। डी, उच्च शिक्षा में केवल उच्च वर्गों के लोगों की पहुंच हो, यह गलत है। ऐसा वे नहीं मानते थे, वे ऐसा नहीं चाहते थे, उनका उद्देश्य यह नहीं था। उनका उद्देश्य था कि सबके लिए समान अवसर होने चाहिए। तो ए, बी, सी, ये 3 कथन कहाँ पे है? तीसरा ऑप्शन में, ए, बी और सी यहाँ पे सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जीवन काल में इनमें से किस पद पे आसीन नहीं हुए? डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो वे काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे, और उनकी बुद्धिमत्ता का ही यह देन था कि वे भारत के महानतम पद पर भी आसीन हुए। तो यहाँ पर देखना ये है कि वे किस पद पर आसीन नहीं हुए? राष्ट्रपति के पद पर, राज्यपाल के पद पर, कुलपति के पद पर और न्यायाधीश के पद पर। तो आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स में पढ़ा है, तो आप लोग जानते होंगे कि वे राष्ट्रपति भी बने, राज्यपाल भी बने, कुलपति भी बने, लेकिन वे न्यायाधीश नहीं बने थे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आइए अब डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का संक्षिप्त परिचय समझ लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 ईस्वी से 3 मई 1969 ईस्वी तक का रहा, और ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे, यह भी एक नोटेबल पॉइंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 ईस्वी को एक धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे वो सब इसमें सबमिट करके लाया गया है। इसमें कई सवाल बन सकता है, जैसे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहला सवाल यहाँ पे बन गया। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए सबसे कम कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का, दूसरा सवाल ये बन गया। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो 3 मई 1967 ईस्वी से 3 मई 1969 ईस्वी तक, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 ईस्वी तक। और एक और सवाल आ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हैदराबाद में हुआ 8 फरवरी 1897 ईस्वी को। ठीक है, कुछ और तथ्य हैं। इटावा में उनकी माध्यमिक शिक्षा हुई थी। MAO कॉलेज अलीगढ़ से उन्होंने BA किया। बर्लिन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की, बर्लिन जाकर के उन्होंने पढ़ाई की। सन 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और उसके संस्थापकों में से एक डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। 1926 से 1948 तक वे जामिया के कुलपति रहे। ठीक है, तो कुलपति पद पर रहे। इसके बाद 1948 से 1956 ईस्वी तक वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ठीक है, 1948 से 49 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC के सदस्य नियुक्त हुए। ठीक है, UGC के सदस्य नियुक्त हुए, इसे याद रखेंगे। एक और फैक्ट देखेंगे कि 1957 से 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल के पद पर रहे थे। तो ये काफ़ी वर्सटाइल व्यक्तित्व के धनी थे और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी।
तो बिहार के राज्यपाल के पद पर 1957 से 1962 ईस्वी तक रहे। 1962 ईस्वी में वे भारत के उपराष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे और सन 1963 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं और सब नोटेबल हैं, सब याद करने लायक हैं। एक भी ऐसा फैक्ट नहीं, एक भी ऐसा लाइन आपको यहाँ नहीं मिलेगा जिसे आप छोड़ सकते हैं। अंततः वे 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और राष्ट्रपति रहते हुए ही इनका देहावसान 3 मई 1969 ईस्वी को हो गया था। तो एक सवाल इसमें इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 1963 ईस्वी में उनको भारत रत्न दिया गया था। अब दूसरा सवाल लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा की किस प्रणाली का समर्थन किया। ऑप्शंस हैं शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, व्याख्यान विधि से शिक्षण, जगमग प्रणाली। तो किस विधि का उन्होंने समर्थन किया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। ऑब्वियसली काफ़ी आसान सा सवाल था ये। अगला सवाल देख लेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार किस अवस्था में बालकों के शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल सबसे अधिक जरूरी है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो इन 4 स्तरों में सबसे इम्पोर्टेंट स्तर जो है वो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार से। तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक स्तर, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि पूर्व प्राथमिक स्तर की जो अवस्था है, 3 से 6 वर्ष की जो आयु है, इस अवस्था में बच्चों का देखभाल उचित तरीके से होना चाहिए और उचित शिक्षा के साथ साथ इनके स्वास्थ्य के ऊपर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए और राज्य सरकारों का यह प्राइमरी दायित्व होना चाहिए कि वे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक स्तर पे अच्छे काम करें। अगला सवाल लेंगे, मानसिक विकास की गति किस अवस्था में सर्वाधिक होती है। और यह सवाल आपको बाल विज्ञान से, बाल विकास से भी है और डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी मानना था इसमें कि मानसिक विकास की गति सर्वाधिक शैशवावस्था में होती है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का विकास सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है। चलिए अगला सवाल लेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन इनमें में से किसके समर्थक थे। ऑप्शंस यहाँ पर ABCD 4 कथन दिए गए हैं। इन कथनों में से आपको बताना है कि किसके किसके समर्थक थे। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे, ये गलत है। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा है प्राचीन भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षण के, ये सही है। इनका मानना था कि जो प्राचीन भारतीय मूल्य हैं उसके ऊपर आधारित शिक्षण होना चाहिए। शिक्षा में मानव मूल्यों को शामिल करने के, ये भी सही ऑप्शन है। और अगला है शिक्षा में केवल सैद्धांतिक तथ्यों को शामिल करने के, नहीं, इनका ये मानना नहीं था कि केवल सैद्धांतिक तथ्य को शामिल करके बच्चों को रटन प्रणाली पर आधारित शिक्षा दी जाए, ये ऐसा नहीं मानते थे। तो यहाँ पे B और C ये 2 कथन डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, भारतीय संस्कृति सबसे बेहतरीन उदाहरण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार ही यह सवाल दिया गया है। एकता का, विविधता का, विविधता में एकता का और समानता का, इन 4 में से कौन सा सही होगा। तो भारतीय संस्कृति का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है, एकता है। एकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक है विविधता में एकता का। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो विविधता में एकता सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला सवाल लेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्र निर्माण का प्रमुख हथियार क्या है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्र निर्माण के प्रमुख हथियार के रूप में शिक्षा को बताया। उनके अनुसार शिक्षा वह माध्यम है, शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा हम पूरे राष्ट्र की कायाकल्प कर सकते हैं और राष्ट्र को विकास की सर्वाधिक शिखर पर ले जा सकते हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा ही सबसे प्रमुख हथियार है राष्ट्र निर्माण का। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब नियुक्त किए गए। तो पहले ही इसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है
आप वहाँ पर देखे होंगे 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। और अगला सवाल देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल कब से कब का था। तो बिहार के राज्यपाल के पद पर रहे और इन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1957 से 1962 तक अपनी सेवाएं दी, 5 वर्षों तक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1957 से 1962। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, जो कथन असत्य हैं उनके संदर्भ में आपको उनको पहचानना है। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं ABCD। तो पहला कथन है वे सन 1957 से 62 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि वे 1948 से 49 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। यहाँ पे अध्यक्ष दिया हुआ है, क्या यह कथन सही है। हम लोगों ने पिछले इसी क्लास में चर्चा की है कि 1948 से 1949 ईस्वी में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य नियुक्त हुए थे, ना कि अध्यक्ष। तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला है उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जी हाँ, ये कथन भी गलत है, क्योंकि हम लोगों ने भी डिस्कशन किया कि भारत रत्न उनको 1963 ईस्वी में दिया गया था और वे तब अपने हाथों से उन्होंने ग्रहण किया था। अगला है कि उनकी मृत्यु भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई। ये कथन सही है। तो यहाँ पे A और D ये 2 कथन सही हैं। तो A और D किस ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन A और D यहाँ पे सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। पहला सवाल लेते हैं। आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जैनुल कृष्णमूर्ति, जूनियर कृष्णमूर्ति, जॉन कृष्णमूर्ति, इनमें से क्या सही है। आप बताएं, जल्दी से आंसर दें। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि उनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था। ठीक है, तो आइए अब जे कृष्णमूर्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में। वहीं इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 को हो गई थी। इनके पिताजी का पूरा नाम जिद्दू नारायणीय था और इनकी माता का नाम संजीवम्मा था। वे एक दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों के लेखक एवं प्रवचनकार थे। आप जब क्लास 12 की दिगंत भाग 2 की पुस्तक को देखेंगे तो उसमें इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, वहाँ से आप समझ सकते हैं इनके बारे में। वे मानसिक क्रांति, मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानवीय संबंधी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएं इत्यादि विषयों के विशेषज्ञ थे और वे मुख्य रूप से एक प्रवचनकार थे, ना कि एक लेखक थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि वे मुख्य रूप से एक प्रवचनकार थे। ठीक है, यानी कि वे ज़्यादा उपदेश दिया करते थे, प्रवचन ज़्यादा दिया करते थे, लिखते कम थे। उनके प्रवचनों का, उनके उपदेशों का संकलन बाद में किया गया और उसी को प्रचारित किया गया। आइए अगला सवाल लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति ने निम्न में से किनके ऊपर अपने दार्शनिक विचार दिए। उनके जो दार्शनिक विचार थे वो किस किस टॉपिक के ऊपर उन्होंने बताया। टॉपिक्स हैं दर्शन, सत्य, दुख और दुख भोग, भय, मृत्यु, सच्चा सुख, भ्रम से मुक्ति। इनमें से कौन कौन से टॉपिक पे उन्होंने अपने दार्शनिक विचार दिए ये बताना है। तो यहाँ पे हम बताते चले ABCD और E ये 5 ऐसे टॉपिक रहे हैं जिस पे उन्होंने अपने विचार दिए। आइए उनके विचार क्या थे इसको समझ लेते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति के दार्शनिक विचार इस प्रकार से रहे। सबसे पहला दर्शन। इनका कहना था कि दर्शन वह है जो हमें साथ के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम तथा प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करता है। एकदम बिल्कुल उपदेशात्मक इनका जो भी उपदेश रहा वे काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ और शुद्धतावादी ये विचार के थे, शुद्धतावादी प्रकृति के विचार के थे आप कह सकते हैं। क्योंकि इनकी जो थ्योरी आप देखते हैं, इनके जो भी विचार आप देखते हैं तो उसमें इन्होंने प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है। साथ के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम और प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करता है। दूसरी बात इन्होंने सत्य के बारे में कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है, सत्य को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है,
कोई पथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। सत्य तक पहुँचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। सत्य तो स्वयं के भीतर छुपा हुआ है। ज़रूरत है हमें उस सत्य को ढूंढने की, और जो इस सत्य को ढूंढ लेता है वही सही मायने में असली ज्ञाता होता है। अगला इन्होंने कहा दुख और दुख भोग के ऊपर कि कष्ट का संबंध शरीर से है और पीड़ा का संबंध, जो दुख का संबंध है वह मानसिक पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा का अंत तो औषधि के सेवन से अर्थात दवाई के सेवन से हो सकता है, लेकिन जो मानसिक पीड़ा होती है उसके लिए दवाई कोई काम नहीं करती है। उसके लिए व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूरी तरह से जानना होता है। भूत और भविष्य की स्मृति दुख का कारण होती है। यदि हम अपने अतीत में खोए रहते हैं, अतीत में हुई दुखद घटनाओं के बारे में सोच सोच करके दुखी होते रहते हैं, तो वह हमें और ज़्यादा दुखी करता है। और यदि हमें भविष्य की चिंता लगी रहती है कि आने वाले समय में क्या होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, इस तरह के अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो वह दुख पैदा करती है। इसके बाद इन्होंने भय के बारे में एक बात कही कि भय को ये मानव की गंभीर बीमारी मानते हैं और मानव जीवन को गहराई तक प्रभावित करने वाली चीज़ मानते हैं भय को। भय का कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रतियोगिताओं और जीवन में आने वाली अनिश्चितताएं होती हैं। उनके अनुसार आत्मज्ञान होने पर ही भय से मुक्ति संभव है। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान आ जाएगा वही भय से मुक्त हो सकता है। एक और इनका विचार रहा मृत्यु के ऊपर, और मृत्यु के ऊपर उन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति के विचार में मृत्यु से इंसान इसलिए भयभीत होता है क्योंकि उसे जीने का अर्थ ही पता नहीं है। मनुष्य इसलिए भयभीत रहता है मृत्यु से क्योंकि उसे जीने का अर्थ ही पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक होती है शरीर की मृत्यु और दूसरी होती है मन की मृत्यु। और मन की मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। मन की मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु अनिवार्य है, निश्चित है, इसका होना तय है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से मर जाता है तो वही उसकी वास्तविक मृत्यु हो जाती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था का हो। तो ये उनके कुछ दार्शनिक विचार थे। आइए तीसरे सवाल को लेते हैं। एक कथन दिया हुआ है, वर्तमान शिक्षा पद्धति व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है जिससे उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। यह प्रतियोगिता समाज के कमज़ोर वर्गों का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। यह कथन किसका है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति का यहाँ पे टॉपिक चल रहा है तो उन्हीं का होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, जे कृष्णमूर्ति का ही यह विचार है। और अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या खामियां हैं? ऑप्शंस यहाँ पे कथन है ABCD, चार में से कौन कौन से हैं ये आपको ऑप्शन में बताना है। व्यवसाय प्राप्ति का साधन, नौकरी प्राप्ति का साधन, सत्ता हथियाने का साधन, भय उत्पन्न करने वाली। तो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उनमें क्या खामियां निकाल करके इन्होंने बतलाया। ऑप्शन है B और D, C और D, केवल D, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। ये चारों ही कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति की खामियां हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति व्यवसाय प्राप्ति का साधन बनकर के रह गई है, नौकरी प्राप्ति का साधन बनकर के रह गई है, बड़े बड़े लोगों के सत्ता हथियाने के साधन बनकर के रह गई हैं, और यह भय उत्पन्न करने वाली भी बन गई है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा विभिन्न उपाधियों को प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मात्र व्यवसाय प्राप्त करना, ऊंची नौकरियां प्राप्त करना और सत्ता हथियाने का प्रयास करना है। वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है। जीवन के हर पक्ष पर भय की छाया रहती है और भयभीत व्यक्ति में मेधा का अभाव होता है। अगर व्यक्ति भयभीत होगा तो उसमें इंटेलिजेंस नहीं होगा, ये कहना था जे कृष्णमूर्ति का। आइए अगला सवाल लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति अपने जीवन में किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट। इन चार में से किनसे वे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? और कह सकते हैं कि इनमें से एक जो सही ऑप्शन होगा, उन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि इनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 10 वर्ष की अवस्था में इनकी मां का स्वर्गवास हो गया था और इनके पिता इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया करते थे। तो फिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े और वहाँ पे इनका संपर्क एनी बेसेंट से हुआ
और एनी बेसेंट इनको बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा दुलार देती थी, प्रेम देती थी, और इन्होंने ही इनको पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा, फ्रांस भेजा। तो जे कृष्णमूर्ति अपने जीवन में सर्वाधिक प्रभावित हुए एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट एक तरह से संरक्षक इनकी थी। अगला सवाल लेने से पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, यदि पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ भी आपका मन हो। यदि आप किसी अन्य टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको पता ही है कि सारे क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे आते हैं, बिल्कुल इसके लिए कोई फ़ी आपको नहीं देना होता है, बस आपको वीडियो देखना है, वॉच करना है और सारे नोटेबल पॉइंट्स को नोट कर लेना है। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ही ये 3 काम आपको करना है, अन्यथा आप आराम से स्किप करके जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे। जे कृष्णमूर्ति किस समाज से जुड़े हुए थे? अभी तुरंत मैंने इसकी चर्चा की। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। तो सही ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे। अगला सवाल लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य बताना है। ऑप्शंस हैं, मनुष्य को अपना व्यवसाय करने के लायक बनाना, ताकि पढ़ लिख करके आदमी नौकरी प्राप्त कर सके। दूसरा है मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्मप्रज्ञ निर्भर बनाना। तीसरा है मनुष्य को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना, कि कोई भी कंपटीशन में आराम से निकाल सके। चौथा है मनुष्य को ऊंची नौकरियों के लिए तैयार करना। आपको बताना है कि कृष्णमूर्ति शिक्षा के उद्देश्य इनमें से किसे मानते थे। तो आपको पता चल गया होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्मप्रज्ञ निर्भर बनाना। आत्मप्रज्ञ का मतलब होता है जो अपने आत्म तत्व को जानता है, जो अपने बारे में अपनी जानकारी रखता है, और ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अगला सवाल लेंगे। एक कथन है, ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह कथन किसका है? ऑब्वियसली ये कथन जे कृष्णमूर्ति का है, और एक दो जो कथन वाले सवाल बन सकते थे उसे मैंने इंक्लूड किया है। आपको इन सारे इम्पोर्टेंट लाइंस को नोट कर लेना है, ताकि अगर बीपीएससी इस तरह के सवाल सेट करता है तो आप वहाँ पे आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखिए, एक समेकित रूप से सारे नोट्स को आपको शुरू से अंत तक देखना भी होगा, और मेरा यह प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके सारे नोट्स अवेलेबल कराए जाएं, क्लासेस लाए जाएं। तो प्रयास चल रहा है, और बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मेरा प्रयास जारी है। तो यहाँ पे यह कथन जे कृष्णमूर्ति का है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यदि आप रिक्त स्थान यहाँ पे हैं तो फिर कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डरपोक, भयभीत, निडर, आलसी। अभी पिछले ही सवालों में इस बात की चर्चा हुई है, और इनका विचार था कि यदि इंसान भयभीत होता है तो वह कभी मेधावी नहीं हो सकता है। भय जो है वो मेधा को आने नहीं देती है। अगर आप डर गए कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं होऊंगा, तो वहीं पे आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। भय इंसान को मेधावी बनने से रोक देती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा भयभीत। ठीक है, यदि आप भयभीत हैं तो फिर कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। अगला सवाल लेंगे। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य की खोज कौन कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं, वे जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं, वे जो अपनी संस्कृति का अनुकरण करते हैं, वे जो सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, और चौथा है 1 एवं 2 दोनों। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, आप ज़रा सोच के बताएं। तो जे कृष्णमूर्ति ने कहा कि सत्य की खोज वही लोग कर सकते हैं जो सतत का मतलब लगातार मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, जो बनी बनाई हुई रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानते हैं। वो उसमें कुछ कारण ढूंढते हैं या फिर उसको अलग तरीके से देखते हैं। अर्थात सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में जो लोग रहते हैं वही सत्य की खोज कर सकते हैं।
है ना। अब अगला सवाल लेंगे, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सीखने की वास्तविक स्थिति कौन सी है। सीखने की वास्तविक स्थिति, पहला है कि जब मनुष्य गुरु के संसर्ग में सीखता है, गुरु सिखा रहे हैं, इंसान सीख रहा है, तो सीखने की वास्तविक स्थिति होनी चाहिए। दूसरा है जब मनुष्य अपने जीवन से स्वयं सीखता है, ठीक है। तीसरा, जब मनुष्य विद्यालय शिक्षा ग्रहण करता है। और चौथा है कि जब मनुष्य औरों का अनुकरण करके सीखता है। कौन सा सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे कि जब मनुष्य अपने जीवन से स्वयं सीखता है। इनका कहना था कि इंसान जब स्वयं से सीखने लगता है, अपने आसपास जब चीज़ों को देखता है, प्रकृति से उसका इंटरेक्शन होता है, वह सूखी पत्तियों से सीखता है, आने जाने वाले व्यक्तियों से सीखता है। कोई गरीब है, वह अपनी गरीबी पर चिल्ला रहा है, उससे वो सीखता है। किसी अहंकारी व्यक्ति के अहंकार से सीखता है। एक छोटे से बच्चे के बोलने से सीखता है। किसी के रोने, किसी के हंसने, किसी के मुस्कुराने से सीखता है। कहने का ये तात्पर्य था उनका कि जब इंसान अपने जीवन को एक्सप्लोर करता है तभी वह सीखता है, यानी मनुष्य अपने जीवन से स्वयं सीखता है। तो इस प्रकार से हमारे आज के इस क्लास में 11 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो पैरा था उसे मैंने नोट डाउन कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जब आप सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं, तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता है। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाता है, एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं, ठीक है। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं, तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। तो ये कहना था जे कृष्णमूर्ति का। तो पहला सवाल, जॉन डेवी किस देश के रहने वाले थे, ये अब आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो आप लोगों को पता होगा कि जॉन डेवी महोदय अमेरिकी थे और वे अमेरिका के रहने वाले थे। तो आइए अब थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन जॉन डेवी से संबंधित समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे जॉन डेवी महोदय हैं और इनको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें। जॉन डेवी का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वर्तमान में बहुत सारी शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव आपको देखने को मिले हैं, इनके ही सिद्धांतों के अनुरूप हैं। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं जॉन डेवी के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को। जॉन डेवी, इंग्लिश में स्पेलिंग इनका याद रखेंगे, थोड़ा सा अजीब तरह का स्पेलिंग है, DEWEY। अच्छा, इनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म अमेरिका में वॉरमॉन्ट के बर्लिंगटन में हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी बाद में हुए। तो दर्शन शास्त्र से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे और इनके कई थ्योरी दर्शन शास्त्र में आए। इन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। 1888 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर नियुक्त हुए। फिर 1894 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में इनको जो है दर्शन विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद 1896 ईस्वी में उन्होंने प्रयोगात्मक विद्यालय लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इनके सिद्धांतों के लिए, क्योंकि यही वह स्थान था जहां पर इन्होंने अपने प्रयोग किए, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। लेबोरेटरी स्कूल के बारे में हम लोग आगे के प्रश्नों में देखेंगे, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, तो लेबोरेटरी स्कूल की चर्चा उन प्रश्नों में करेंगे। आइए लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा है, इनमें से किन पुस्तकों की रचना जॉन डेवी ने की है, बताना है। ऑप्शंस है द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लैंग्वेज एंड माइंड। इन चार में से कौन कौन से पुस्तक की रचना जॉन डेवी महोदय ने की है? ऑप्शंस हैं, पहला A, B और D, दूसरा A, B और C, तीसरा केवल C और चौथा है B, C और D। तो इसमें से जॉन डेवी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनको शामिल किया गया है और आपको याद रखना है द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये 3 पुस्तकें जॉन डेवी महोदय के द्वारा लिखी गई हैं। बाकी चौथा जो है वो लैंग्वेज एंड माइंड,
ये नोम चॉम्स्की की किताब है। आप यहाँ देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। जॉन डीवी महोदय ने लगभग 50 पुस्तकों की रचना की है, तो उनमें से 5 महत्वपूर्ण पुस्तकों को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, मॉरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। ये 5 महत्वपूर्ण किताबें जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं सीधे सीधे, उनको शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया गया है। आइए अगला सवाल लेते हैं। जॉन डीवी ने इनमें से किस विचारक पर शोध कार्य किया था? ऑप्शंस हैं प्लेटो, हीगल, कांट, डार्विन। इन 4 में से वे कौन से विचारक हुए जिनके ऊपर जॉन डीवी ने अपना शोध कार्य किया था? पीएचडी इन्होंने किसके ऊपर की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कांट। इन्होंने कांट महोदय के ऊपर पीएचडी किया था। अब अगला सवाल लेते हैं। जॉन डीवी दर्शन के किस शाखा के विचारक हैं? आपको ये बताना है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? जॉन डीवी महोदय हमारे प्रयोजनवाद शाखा के विचारक है। प्रोजेक्ट मेथड इन्होंने दिया था। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रारंभ में जब जॉन डीवी पढ़ाई कर रहे थे, अपने प्रोफेसर एस मॉरिस से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके प्रभाव से इन्होंने हीगल के आदर्शवादी दर्शन को स्वीकार किया। शुरुआत में ये आदर्शवादी हो गए थे। इसके बाद डार्विन से प्रभावित हुए और इन्होंने उसके अस्तित्व के लिए संघर्ष और सबल की विजय, इन 2 सिद्धांतों को स्वीकार किया। डार्विन महोदय ने जो सिद्धांत दिए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इससे ये काफ़ी प्रभावित हुए और इस प्रकार आदर्शवाद को ये त्याग दिए और इसके बाद प्रकृतिवाद के समर्थक बन गए। फिर इसके बाद जॉन डीवी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव विलियम जेम्स और उनके प्रयोजनवादी दर्शन का पड़ा और ये प्रयोजनवादी दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए। बाद में इन्होंने इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा माना। तो ये प्रयोजनवाद से संबंधित हैं। जॉन डीवी ने किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की थी? शुरुआत में ही हम लोगों ने चर्चा की कि जॉन डीवी महोदय ने प्रयोगात्मक विद्यालय अर्थात लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। और लेबोरेटरी स्कूल क्या है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। जॉन डीवी ने 1896 ईस्वी में प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय में 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और प्रत्येक वर्ग में 8 से 10 विद्यार्थी रखे जाते थे और उनके ऊपर ये जो शोध कार्य करते थे, जो सिद्धांत वहाँ से निकल करके आते थे, उसको फिर ये प्रतिपादित करते थे। यह प्रयोगात्मक विद्यालय ऐसा विद्यालय था जिसमें शिक्षा संबंधी सिद्धांतों और विचारों का प्रयोग होता था, उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या होती थी और नए नए निर्णय निकाले जाते थे। साथ ही नए नए सिद्धांतों की खोज होती थी और यह चक्र चलता रहता था। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इसे शिक्षा शोध प्रयोगशाला की संज्ञा दी है। शिक्षा शोध प्रयोगशाला, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च लेबोरेटरी। आइए तो अगला सवाल बढ़ें, उससे पहले आप हमारे क्लास को लाइक कर दें। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर करें अपने अधिक से अधिक साथियों तक। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से लाल कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। जॉन डीवी ने किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली का समर्थन किया? ABCD ये 4 प्रकार की शिक्षा प्रणाली दी गई है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ से आपको चूज करना है। पहले आप देख लेंगे शिक्षा प्रणाली के बारे में। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर टीचिंग। तीसरा शिक्षक केंद्रित शिक्षण यानी टीचर सेंटर्ड टीचिंग। और डी है अनुकरण शिक्षण, टीचिंग बाय इमिटेशन। इन 4 में से किसका समर्थन जॉन डीवी ने किया? ऑप्शंस है A और B, A B और C, B और C, C और D। तो इसमें सही आंसर है A और B, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग एंड चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। ये 2 शिक्षण प्रणाली का समर्थन जॉन डीवी महोदय ने किया था। अगला सवाल लेते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली अर्थात योजना विधि के जनक कौन थे? ये बताना है। ऑप्शन है जॉन डीवी, किलपैट्रिक, स्किनर, एरिक्सन। तो इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी महोदय ने
प्रोजेक्ट प्रणाली की अवधारणा दी थी। हालांकि प्रोजेक्ट प्रणाली के ऊपर काम किया इनके शिष्य किलपैट्रिक ने। ठीक है, जॉन डेवी ने प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा दी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि प्रोजेक्ट प्रणाली अर्थात प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि भी इसको कहते हैं, ये है क्या? तो आइए परियोजना विधि को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। आपकी समझ कहीं से भी छूटनी नहीं चाहिए, अधूरी नहीं रहनी चाहिए, मेरा ये प्रयास रहता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली क्या है? सबसे पहले इस प्रणाली में एक ऐसे प्रोजेक्ट या समस्या का चुनाव किया जाता है जो यथा स्तर के बच्चों के जीवन से संबंधित होता है, जिसको पूरा करने में वे रुचि लेते हैं और जिसको पूरा करने में यथा स्तर की पाठ्यचर्या के विविध भागों को पूरा किया जा सकता है। अर्थात प्रोजेक्ट प्रणाली जो है वो सीधे सीधे बच्चों के दैनिक जीवन के समस्याओं से रिलेटेड रहती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है जिसे बच्चे अपने आसपास देखते हैं, उन समस्याओं से दो चार होते हैं और उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के, उस सॉल्व करने के 5 सोपान बताए गए हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली को 5 सोपानों में पूरा किया जाता है और ये 5 सोपान कौन कौन से हैं, आइए इसको समझ लेते हैं फटाफट। प्रथम सोपान है समस्या का चुनाव करना, और समस्या का चुनाव, जो समस्या होगी वो रियल लाइफ सिचुएशन से संबंधित होगी और इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका होती है। शिक्षक अपनी ओर से भी समस्या को दे सकते हैं या छात्र खुद ही समस्या का निर्धारण कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर उनको प्रोजेक्ट तैयार करना है। द्वितीय जो सोपान है यानी कि जो सेकेंड स्टेज है इसका, वो है प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्यक्रम बनाना, एक पूरा प्लानिंग करना कि किस प्रकार से हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब आप लोगों ने बहुत तरह के इस तरह के प्रोजेक्ट देखे होंगे, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करना। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग से प्रोजेक्ट जो बनता है तो उसके लिए रियल लाइफ सिचुएशन समस्याएं दी जाती है बच्चों को, बच्चे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, पहले कार्यक्रम बनाते हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ों को करना है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका होती है। और तीसरा जो स्टेज होता है वो है निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रोजेक्ट को पूरा करना, जो हमने प्रोग्राम तैयार किया है उस प्रोग्राम को फिर इम्प्लीमेंट करना, और इसमें बच्चे सक्रिय भूमिका में रहते हैं, जबकि शिक्षक जो है वो केवल मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक वहाँ बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत हिंट वगैरह देते हैं। बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप कैसे इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, आपके दिमाग में इसका क्या सॉल्यूशन है वो आप बताएं। चौथा स्टेज है इसका मूल्यांकन। इसमें बच्चों के द्वारा जो काम किया गया वो उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारा काम कहाँ तक सक्सेसफुल रहा। और 5वां सोपान होता है लेखन का। इस अंतिम सोपान पर बच्चे प्रोजेक्ट के चुनाव, योजना बनाने, उसे पूरा करने की जो विधियां उन्होंने यूज की और उसके मूल्यांकन से संबंधित सभी तथ्यों को लिखते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं। इन लेखों से शैक्षिक छात्रों के कार्य का इन लेखों से ही शिक्षक जो हैं वो उनके कार्य का मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट प्रणाली काम करता है। प्रोजेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ क्योंकि ये काफ़ी महंगी विधि है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पूरे कार्य जो सिलेबस तैयार किया जाता है तो सभी सिलेबस के ऊपर ये फिट नहीं होता है। जैसे आप यदि हिंदी पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, जो भाषा के विषय हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट प्रणाली बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अवधारणा किसने दी? फ्रोवेल, किलपैट्रिक, मरियम मोंटेसरी, जॉन डेवी। तो इन्होंने जो शिक्षण पद्धति बताई वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन ही कहलाया। जॉन डेवी महोदय ने ही प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। तो प्रगतिशील शिक्षा है क्या, आपको ये बताना है। अगला सवाल मैंने इसे लिया है। इस विश्वास की पुष्टि करती है कि शिक्षकों को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहना होगा और आज की दुनिया में बच्चों को सजा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्या यह प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है? या समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है? या अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है? या पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित है क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं? तो इसमें सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन
की समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है, और यही प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। इसमें एक समस्या को सिलेक्ट किया जाता है और उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसके बारे में चर्चा की जाती है। अगला सवाल लेंगे, किसका तर्क था कि विद्यालय व्यक्तिगत के बजाय समाज का एक लघु रूप और प्रतिबिंब है? ये किसका तर्क था? फ्रोबेल, जॉन डेवी, दुर्खीम, चॉम्स्की। तो चूंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जॉन डेवी की बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली जॉन डेवी सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये तो गलत कथन है। इन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों की चर्चा की। इन्होंने कहा था कि क्लास के अंदर डेमोक्रेसी होनी जरूरी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनका बुक ही है। अगला है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और तीसरा है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका करेक्शन या संवर्धन करना चाहिए। और चौथा है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। डीवी के अनुसार स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य क्या है? क, सामाजिक प्रगति की गति को तेज करना। ख, लोकतंत्र का विस्तार करना। अब ऑप्शन में आ जाए, केवल क और क एवं ख दोनों, केवल ख, ना तो क और ना ही ख। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार? तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो जॉन डेवी मानते हैं कि सामाजिक प्रगति की गति को तेज करना, ये भी अंतिम उद्देश्य है। साथ ही लोकतंत्र का विस्तार करना, ये भी स्कूली शिक्षा का उद्देश्य है। तो क एवं ख दोनों यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हम लोगों ने जॉन डेवी महोदय को कंप्लीट कर लिया, और आज इसके साथ ही आज का हमारा यूनिट सेकंड का पूरा पैकेज कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट थर्ड के ऊपर क्लासेस लेकर के आएंगे। किस प्रकार से आप लोग रिस्पांस देते हैं ये निर्भर करेगा कि आगे हम अपनी तैयारी जारी रखें या फिर इसे स्टॉप कर दिया जाए। तो आप यदि चाहते हैं कि हम आगे तैयारी जारी रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वीडियो की रीच पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ ले सकें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, यूनिट थर्ड के क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।